आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इज़राइल का बुरा टाइम आने वाला है? हाँ, इन लॉन्ग टर्म ज़ायनिस्ट का नॉट इसराइल। क्यों? देखिए, दो बड़ी बड़ी मोटी सी वजह है। पहली तो ये कि बायोलॉजी उनकी फेवर में है, ठीक है। अगर आप ड्यूल सिटीजनशिप्स को भी शामिल कर लें तो 50 से 60 लाख तक ज्यूज़ हैं यहाँ पर इसराइल, और वो सारे ज़ायनिस्ट भी नहीं हैं। इसराइल के अंदर 20 लाख अरब है, वेस्ट बैंक में 30 लाख फ़लस्तीनी है, 30 लाख से कुछ ऊपर, 20 लाख गज़ा में। तो सिर्फ आप इन्हीं को शामिल कर लें तो ये जो पॉपुलेशन है, ये इसराइल की जो कोर ज्यूश पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आप 2 स्टेट सोल्यूशन कर लें, आप 1 स्टेट कर लें, आप गज़ा पे कब्जा कर लें, आप वेस्ट बैंक पे आप कब्जा कर लें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन आप इस हकीकत को नहीं झुठला सकते कि जब भी आप डेमोक्रेटिकली कभी भी यहाँ पर कुछ सिस्टम लेकर आएंगे इसराइल में, तो ज्यूश ज़ायनिस्ट जो है वो आउट नंबर हो जाए। यही वजह आप देखें कि अभी तक सब कुछ हुआ है, लेकिन इसराइल का एक कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं बन सका, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस बुनियाद पर बना? मुल्क बनाया है मजहब की बुनियाद पर, लेकिन जिन लोगों ने बनाया, बेन गोरियन वगैरह, इनके साथ जो लिबरल लोग थे, वो चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ पर हो। लेकिन जब वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर होगा तो फिर सबको बराबर के राइट्स देने पड़ेंगे। जब आप सबको आप बराबर के आप राइट्स देंगे तो आप नंबर्स में हार जाएंगे। सो आज तक इसराइल ना तो एक डेमोक्रेसी बन सका, ना उसका एक आइन बन सका, और ना ही वो एक ऐसी सोसाइटी बन सका जिसको उसके हमसाए ही कम से कम एक हमसाया भी उसको कबूल कर ले। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो उसको 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 रिकॉग्नाइज तो किया हुआ है, लेबनान में भी, उर्दन में भी, मिस्र में भी, जो भी उसके चारों चारों तरफ है, इवन टर्की ने भी। देखिए, कबूल करना इस तरह नहीं है कि आपने कबूल, ये तो एक जंग बंदी है ना। कबूल करने से मुराद ये है कि आप उसकी लेजिटिमेसी इस तरह से कबूल करें कि उसको जैसे पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान इंडिया है। आपको पता है कि जब वाजपेयी साहब के ऊपर वो आए यहाँ पर इधर किनारे पर पाकिस्तान, तो बहुत से पाकिस्तानियों का ये वहम दूर हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता। लेकिन अभी मोदी फिर ये रोजाना बात करते हैं कि हम इसको खत्म करते हैं। तो इसराइल के गिर्द जितने भी मुल्क हैं उन्होंने भले उसको कबूल कर लिया, लेकिन उनमें से आप किसी भी बंदे के पास माइक लेके ना जाए, उसे वैसे पूछें क्या वो लोग चाहते हैं कि इसराइल यहाँ पर कायम रहे? कोई भी नहीं चाहता। इसराइल के गिर्द एक मुल्क भी नहीं है कि जिसके जिसके अवाम जो है वो ये चाहते हों कि इसराइल को यहाँ कायम रहना चाहिए। वो एक शख्सी बात मानता है कि ये एक वाइट कॉलोनियल सेटलर एक प्रोजेक्ट है, और वो खुद ये बात साबित करते हैं। आप देखें कि यूरोविजन, यूरोप के सॉन्ग कॉन्टेस्ट में वो है, फुटबॉल में वो है, फिल्म में वो है, कल्चर में वो है, उसके साथ वाला टर्की नहीं है, लेबनान नहीं है, मिस्र नहीं है। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में भी है, ऊपर से वो हर एक कंपटीशन में यूरोप में भी है। तो कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता उस तरीके से कि वो ये सोच रहा हो कि इसको रहना चाहिए। सो ये दूसरी बात है। एक बायोलॉजी इनके साथ नहीं है। दूसरा ये कि इनका चूंकि अभी तक कोई आइन बन ही नहीं सका, तो जब भी कोई आइन बनेगा तो ज़ाहिर है ये तो नहीं बनेगा ना कि ना हमने यहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट नाफिज करना है। ये तो नहीं बनेगा ना हमने यहाँ पर भी तालमूद के जो है ना कवानीन वो नाफिज करना है। ये तो नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो ज़ाहिर है वो उस दिन स्टेट ही खत्म हो जाएगी। तो डेमोक्रेटिकली जिस दिन इन्होंने अपना आइन बनाया और 1 मैन 1 वोट के रूल पर आए, तो ये आउट नंबर हो जाएंगे। फिर नेतन्याहू जैसा तो हुक्मरान नहीं बन सकेगा। तो आज तक ना इनका कोई सिस्टम है, ना इनको इर्द गिर्द के लोगों ने कबूल किया है। जितने मर्जी कब्जे कब्जे करते जाएं, इन लॉन्ग रन ये कायम नहीं रह सकता है अगर ये अपने ये आज के जो उसके तरीके हैं ये छोड़ दें। अगर ये तरीके छोड़ दे कि हमने बैतुल मक़दस पर, इस पर, यरूशलेम पर कब्जा करना है, मर्ग, अब तो देखें ना डेथ टू अरब्स के उन्होंने स्लोगन शुरू कर दिया। ये अगर छोड़ दें, लेकिन अगर ये छोड़ते हैं तो वो जो ज़ायनिस्ट का ख्वाब था कि ज्यूइश स्टेट बनानी है और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस का जो कॉन्सेप्ट है, इनका क्रिश्चियंस के एक सेक्ट का, क्या उसे कहते हैं, इनका एवेंजलिस्ट जो है कॉन्सेप्ट, ये फिर सारा ढह जाएगा, क्योंकि वो तो सारी सपोर्ट ही इसलिए कर रहे हैं। एवेंजलिस्ट को घर में, क्रिश्चियंस को खासतौर पर अमेरिका में बच्चों को घर में ये सबक दिया जाता है गुड़ती की तरह, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि इसराइल की आपने सपोर्ट करनी है, क्योंकि जब वो थर्ड टेंपल बनाएंगे तो जीसस की सेकंड कमिंग होगी, तो फिर हम दुनिया में दोबारा फिर सारा पता पूरी फिलॉसफी है मजबूत की वो। अच्छा, अगर वो डेमोक्रेटिकली 1 मैन 1 वोट पर आते हैं तो फिर अपने इस आइडिया का क्या करेंगे? अगर इस आइडिया पर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर तो उनके मुकाबले में इर्द गिर्द जो मजहबी मुस्लिम हैं घापसन, वो फिर उनसे एक सीधी जंग शुरू होती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है। एक चौथा इसमें आप भी जो फैक्टर है वो भी आप जहन में रखें कि जो यूथ है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्टर तो अमेरिका है। अमेरिका में और यूरोप में जो यंग जनरेशन है वो 40% से कहीं ऊपर जाके इनके खिलाफ हो चुकी है, दोनों पार्टीज में, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट्स में भी। इवन आप देखें ना, जो रोगन वो इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। टिम डिलन मजाक उड़ा रहे होते, थियो वॉन ने वीडियो बना दी, पीपल हु आर फार राइट कमेंटेटर्स, यस, जिनको मैं बड़े फॉर राइट समझता था, वो इनके मजाक उड़ा रहा था। इवन उसने तो उसके साथ पियर्स मॉर्गन, जिसकी आपने भी ली बहुत बहुत खास हुई, उसके साथ बैठ के पूरा 1 घंटे का आर्गुमेंट किया। उसने कहा कि आप कैसे इसराइल को सपोर्ट करते हैं? मैं तो नहीं सपोर्ट कर सकता, ये तो इनके काम है इस तरह सारे। तो वो जो पर्दा इसराइल ने रखा हुआ था ना एक मजलूमियत का, वो चूंकि वेस्ट जो उसका सपोर्टर था, जिसके पास पावर है, जिससे वो पावर लेता है, वो पर्दा जब चाक हुआ तो उसके बाद फिर जो उनकी यंग जनरेशन है उनको सपोर्ट नहीं कर रही। $3 अरब वो देते हैं हर साल इसराइल को उसकी मदद के लिए। उसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर की अलग से वो सपोर्ट है जो अमेरिका इसराइल को देता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर के वो पंगे हैं जो इसराइल की वजह से अमेरिका को लेने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर है जो अमेरिका में एक रिसर्च का लेवल है वो हम बाकी मुल्कों से तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ यंगस्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया से पहले कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई थी। कोई फ़लस्तीनी लीडर वहाँ पर जाते थे तो उनको सिर्फ ये कह के उनको कर दिया जाता था कि एडवर्ड सईद वगैरह को कि
ये तो सब जो है ना बस ये यहूदियों को मारना चाहते हैं, ज़ायनिस्ट को खत्म करना चाहते हैं, बात ही नहीं सुनते थे। जो बात करनी है नेतन्याहू ने करनी है, इन लोगों ने करनी है। आपको याद होगा कि जब नेल्सन मंडेला 90s में वहाँ पर गए अमेरिका में और एक बहुत बड़े हॉल में खिताब कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप कैसे टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा। उनकी मुराद ये थी कि फ़लस्तीन में जो वो है PLA है, यासर अराफात की जो तंजीम, उसको तो सपोर्ट करें, क्योंकि उसको सपोर्ट करते थे नेल्सन मंडेला। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि वेस्ट जो समझता है कि जो इनका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए, जिस पर फिर हॉल में काफ़ी जो है क्लैप हुआ। तो बात ये है कि जो अब सूरत हाल है वो तो उसके उलट हो चुकी है। अब ये ज़ायनिस्ट लीडर जब वहाँ पर जाते हैं, नेतन्याहू वहाँ पर जाता है, या इस यहाँ के जो यहूदी लीडर्स हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ के लोग इनसे सवाल करते हैं कि आप अपनी यही आर्मी को जो इनकी बाजी में थी और IDF के एक्शन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो नई नस्ल की तरफ एक चेंज है, ये भी इसराइल की हिमायत में नहीं है। इनको या तो अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, या फिर जैसे कि कहा जाता है कि री इमिग्रेशन होगी। री इमिग्रेशन में जो सबसे बड़ा मसला है ना यूरोप का, वो ये है कि वो इनको चाहते नहीं। हाँ बिल्कुल। मैंने वाकया सुनाया था कि आपको दोबारा सुनाता हूँ। 1938 में ना जुलाई में एवियन कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। उस वक्त यही जो आज ये कर रहे हैं ना फ़लस्तीनियों के साथ, यूरोप यहूदियों के साथ कर रहा था कि यहूदियों को यहाँ से निकालना है, यानी जर्मनी से और पोलैंड से और ऑस्ट्रिया से और सब इलाकों से, हंगरी वगैरह से। तो कॉन्फ्रेंस हुई कि कितने यहूदियों को कौन मुल्क लेगा। एवियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया से है, और इसने की थी थियोडोर रोजवेल्ट, इसने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने की थी, इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। किसी एक मुल्क ने भी यहूदियों को महाजर के तौर पर कबूल करना पसंद नहीं किया, इनकार कर दिया सब। इवन कनाडा से जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा वापस जाके ना, फिर उन्होंने एक लेटर भेजा, वो है तारीख में, कुछ सर्च करेगा तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का सबसे बड़ा सवाल यहूदियों को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि इनसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं कि इनको लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा इस बात को, वो तो बेचारे मर रहे थे, तो ज़ाहिर है उन्होंने कहीं तो जाना था, वो चाहते थे कि हमें कोई ले ले ताकि हम इनके जुल्म से बचें। लेकिन देखें, उस वक्त ये बात इनके ऊपर थी और कोई इनको लेने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वेस्ट में यहूदियों से जो नफरत है, जितनी नफरत थी, ईस्ट में उतनी नहीं थी। फ़लस्तीन में तो ये रह रहे थे, ऑटोमन एम्पायर के अंदर तो ये रह रहे थे, और वो तो इनको कुछ नहीं कहते थे, नहीं रहे इधर फ़लस्तीन में है, तो वो तो इनको बातें भी। इनफैक्ट उनको कहा गया था यहाँ चले जाओ, यहाँ भीतर है, यूरोप से परसिक्यूशन से बचने ऑटोमन एम्पायर फ़लस्तीन चले जाओ। तो यूरोप जो है वो रीइमिग्रेशन से डरता है कि ये जो है रिवर्स इमिग्रेशन जब होगी तो हम इन 5 मिलियन से ऊपर ज्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, और वो उनको पसंद भी नहीं करते। लिहाजा जो एक इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की वेस्ट की वजह है ना, उसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये किसी वक्त प्रोजेक्ट हमारा फेल होता है तो ये सारे जाएंगे कहाँ? ये गोरे हैं, ये आके पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और ईरान और सऊदी तो नहीं आएंगे, ये पोलैंड जाएंगे, ये आयरलैंड जाएंगे, ये बर्तानिया जाएंगे, ये जर्मनी जाएंगे। तो वो नहीं ये चाहते। अभी जो आपने सर देखी कि एकदम वेस्ट को प्यार आया है फ़लस्तीनियों पे, वो ख्याल आया हो यहाँ तो 60,000 लोग मर गए, 14,000 बच्चे मर गए, पूरा गज़ा फ्लैट हो गया। अभी आप देखें 20 मई के बाद से अचानक, और खासतौर पे जब उस 19 मई को यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे अगर 48 आवर्स में फूड नहीं। अचानक पूरे वेस्ट में एक भूचाल आया। इवन जर्मनी के चांसलर जो अभी भी नए इलेक्ट हुए हैं, जो कि जिन्होंने ये कहा था कि मैं इसराइल की पहले से ज़्यादा सपोर्ट करूंगा नेतन्याहू कि उसकी रजा और भी सपोर्ट करूंगा, स्टेटेड उन्होंने नाम लेकर कहा, उन्होंने इसराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो ये आपका क्या क्यों हो रहा है? बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और अब जर्मनी, यानी जो आखिरी मुल्क होना चाहिए था अमेरिका को छोड़कर इसराइल के खिलाफ बात करें, सब ने अचानक से एक ह्यूमन राइट का एंगल लेना शुरू कर दिया। क्या ज़मीर बेदार हो गए? नहीं, आई थिंक they've lost the streets and they want to keep Israel, so they're like नेतन्याहू पे सब डाल दो कि ये एक जल्लाद बुरा आदमी था, हम नहीं है, और इसराइल को बचा लो। इसराइल को बेसिकली उन्होंने सेव करना है, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है और ये उनका एक अड्डा है, मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ी दुनिया की मिलिट्री बेस है, ईस्ट में है। उन्होंने इसराइल को सेव करना है, तो लिहाजा इस सेव करने में अगर सारा मलबा इस वक्त चाहिए, अगर इस वक्त उनको ये लग रहा है कि अगर 2 साल इसकी हुकूमत चलने दी नेतन्याहू की, तो ये इसराइल को इतना कमज़ोर कर देगा कि हम शायद इसको बचा पाएं। क्योंकि आपको पता है ना, शिनबेट वगैरह को भी अंदर भी और जजेस में भी वो बहुत सी चेंजेस कर रहा है, जिसके बाद कि उनको लगता है कि ये इसराइल हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, और वो जो उनकी गॉड मदर है, सेटलर मदर जो है उनकी, उसके हाथ में, इस तरह के लोगों के हाथ में चला जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते। क्योंकि वो फिर ये प्रोजेक्ट फिर उनका नहीं रहेगा, फिर ये ज़ायनिस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहते। ये भी चाहते हैं कि एरिया हमारे हाथ में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। तो इसलिए उन्होंने अचानक से उसकी मुखालफत शुरू कर दी। आप देखेंगे ये बढ़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये फ़लस्तीनियों के साथ बड़ा हमदर्दी है या ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए है। वो बस इसराइल को सेव करना चाहते हैं। इस वक्त अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर एक स्टेप और लेने से उनको लगता है कि हम इसको बचा लेंगे, तो बचा लेंगे।